तो उससे पहले ही आप सभी एक्सरसाइज बना लें ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप उसके अगली क्लास में पूछ सकें। ठीक है। तो यस नाउ सर। अभी हम क्या करेंगे कि जो पिछली क्लास में जो हम पढ़े थे जस्ट एक क्विक रिवीजन करेंगे उसका, और हम फिर आज के टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है। यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस। तो कल हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे ना, तो कल हम जितने भी लॉज पढ़े हैं उसके स्टेटमेंट मैं आज बताऊंगा और आपको उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताना होगा। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइटम पेटेंट लॉ ऑफ पी एंड पी। अगर हम दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन लेंगे तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा? हु विल आंसर दिस? पी। यस, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी पी इटसेल्फ। मींस किसी भी अगर दो स्टेटमेंट का अगर हम उसी स्टेटमेंट के साथ कंजंक्शन लेते हैं तो वो एक स्टेटमेंट खुद होता है। सो पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो किसी भी तीन स्टेटमेंट के लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखें तो पी एंड क्यू और आर, इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होंगे? योगिता, आप बताओ। योगिता, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो और कौन बताना चाहेगा? अभय। पी एंड क्यू यस, और पी एंड आर। वेरी गुड। सो द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट विल बी पी एंड क्यू और पी एंड आर। तो ये लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यों कि जब अभी हम जब अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना कि लॉजिक से सर्किट बनाना एंड सर्किट से वापस इक्वेशन लिखना, इसमें इन सभी लॉज का यूज होगा। तो ये सभी लॉ आप अच्छे से याद कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आइडेंटिटी लॉ? P and capital T. Capital T denotes here tautology. So what will be the answer? Equivalent statement. पी। Yes, very good. मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी स्टेटमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन T से लेंगे तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट इटसेल्फ, और इसलिए हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। मींस इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे स्टेटमेंट के इंटरसेक्शन से। सो द करेक्ट आंसर इज P itself. Next question. Again, identity law. Identity law is P और F। तो मैंने आपको बताया था ना कि P और F का आइडेंटिटी लॉ जहां भी आएगा तो वो समझ लो कि वो स्टेटमेंट खुद होगा। तो एंड के लिए आइडेंटिटी लॉ क्या है? T। और के लिए आइडेंटिटी लॉ क्या होगा? F। तो P और F विल बी इक्वल्स टू पी। F, सॉरी P। तो इस प्रकार के दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखने हैं कि एंड के साथ T आता है और के साथ F आता है, और दोनों के केस में इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है वो P होता है। नाउ व्हाट इज द कंप्लीमेंट लॉ? सो कंप्लीमेंट लॉ किसको कहते हैं हम? एनी स्टेटमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू पी और नेगेशन ऑफ पी। कि मतलब कोई एक स्टेटमेंट है और हम उसी का नेगेशन के साथ डिसजंक्शंस लेते हैं तो हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका आंसर क्या होगा? पी और नेगेशन पी। ऑफ पी। ट्रू। टी। यस, सो कैपिटल टी और यू कैन राइट स्मॉल टी फॉर टोटोलॉजी। सो कैपिटल टी इज द राइट आंसर। और ये जब मैं आपको टोटोलॉजी पढ़ाया था मैं एक एग्जांपल भी देके बताया था कि P और नेगेशन ऑफ P का अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हमें टोटोलॉजी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ है, और यहाँ पे एंड का है P एंड नेगेशन ऑफ P। ये क्या होगा? एफ। यस, वेरी गुड। तो P एंड नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू F। मींस नाउ एब्जॉर्प्शन लॉ कल हम पढ़े हैं ना, P और इन ब्रैकेट P एंड Q। जैसे किसी भी एक स्टेटमेंट का हम अगर और लेते हैं और
उसका और किससे ले रहे हैं, पी एंड क्यू से ले रहे हैं। तो इसके एब्जॉर्प्शन लॉ का मतलब होता है कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज पी एंड क्यू, इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है और ये इक्विवेलेंट पी के ही बराबर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। यहाँ पे क्या है, क्यू एब्जॉर्ब हो गया, क्यू एक स्टेटमेंट तो था, लेकिन ओवरऑल जब हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें केवल और केवल पी आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। और एब्जॉर्प्शन लॉ एक का वो जो है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, ये वाली P और in bracket P and Q. So this will be equals to only P. Next, in the application of logic to switching circuit, कल हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे कि किस प्रकार से हम लॉजिक स्टेटमेंट को स्विचिंग सर्किट से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, ए स्विच इज ऑन, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच नंबर? 1. यस, वेरी गुड। जब स्विच ऑन होता है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से व्हेन द स्विच इज ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. 0। 0. Yes, very good. Now, what is the logical connective represents two switch connected in series? मैंने आपको कल दो चीज बताया था ना, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो जब सीरीज में होते हैं दो स्विच, तो हम उसको कौन से लॉजिक कनेक्टिव से डिनोट करते हैं, एंड या और? And यस, वेरी गुड। तो जब दो स्विच सीरीज कनेक्शन में होंगे, हम उसको लॉजिक कनेक्टिव से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एंड सिंबल यूज करेंगे, दैट इज कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लॉजिकल कनेक्टिव रिप्रेजेंट्स टू स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल? और तो डिसजंक्शंस, और से हम यूज करते हैं जब दो स्विच पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो व्हाट इज द टर्म फॉर टू स्विचेस S and S dash that always have the opposite state? अब यहाँ पे S और S dash किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Opposite state. यस, कि S अगर स्विच है और S dash सेम स्विच है, क्यों? अगर S ऑन है, S dash जो होगा वो अपोजिट स्टेट में होगा, मतलब वो ऑफ होगा। तो जैसे हमने स्टेटमेंट के केस में पढ़ा था ना कि P एंड नेगेशन ऑफ P, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो S का नेगेशन है हम उसको S डैश से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इन स्विचिंग टेबल व्हाट डज आउटपुट 1 इंडिकेट रिगार्डिंग द लैंप? अगर आउटपुट की वैल्यू 1 है तो वो लैंप के किस कंडीशन को बताता है, लैंप जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा। यस, तो जब आउटपुट की वैल्यू 1 होती है मतलब लैंप इज ग्लोइंग। हाँ, विच लॉजिकल लॉ इज यूज टू सिंप्लीफाई P एंड Q और P एंड R? यहाँ पे कौन से लॉ यूज होके इसको, जैसे देखो ये है ना P एंड इन ब्रैकेट Q और R, तो हम कौन से लॉ यूज करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। Who will say? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Yes, distributive law. The statement a natural number is an integer, is an example of a statement with what truth value? इस statement की truth value क्या है? A natural number is an integer. क्या ये statement सही है? F. Why F? क्योंकि हर नेचुरल नंबर इंटीजर मतलब नहीं, ट्रू है Yes, मतलब it is true. All the natural number- numbers are integer. So the truth value for this statement will be true. समझ में आ गया? अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या सभी नेचुरल नंबर एक इंटीजर हैं? यस और नो? Yes. हाँ, तो सभी नेचुरल नंबर अगर इंटीजर हैं तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, दिस वन। सो द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके, व्हाट इज द लॉजिकल प्रायोरिटी ऑफ सिंबल इन ए स्टेटमेंट पैटर्न फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट? जैसे है ना मल्टीपल सिंबल्स हैं, एंड होगा, और होगा, टी होगा, सी होगा, या फिर नेगेशन होगा, तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी क्या देते हैं हम, हाईएस्ट टू लोएस्ट? So this is the priority.
कि किसी भी अगर एक ही स्टेटमेंट में सारे सिंबल हों, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी नेगेशन की, उसके बाद और की, उसके बाद एंड, देन इम्प्लीकेशन एंड देन बाय इम्प्लीकेशन। इस चीज को आप याद रखें कि जब भी आपको ना कभी एक स्टेटमेंट दिए जाए जिसमें सारे सिंबल हो और उसको सॉल्व करना हो आगे, तो हम इस प्रायोरिटी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो ये था हमारे कल के क्लास का अब तक का रिवीजन। तो अब हम ऐसा करते हैं, आज की टॉपिक पर हम वापस आते हैं। हमें अब आज और क्या डिस्कस करना है। तो कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था कि लॉजिक सर्किट में लॉजिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कोई भी गिवन सर्किट से लॉजिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम उसके कुछ एग्जांपल को आज सॉल्व करेंगे और फिर एक रिवर्स केस में बताऊंगा कि आपको लॉजिकल सर्किट दिया गया होगा और उसको देख के आपको लॉजिकल इक्वेशन बनाने होंगे। ये दो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हम आज लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप इस चैप्टर को साथ साथ अपने होमवर्क कॉपी में इसके एक्सरसाइज को बनाते रहें। तो कल हम क्लास यहां खत्म किए थे कि ये जो स्विच है, दिस इज अ गिवन सर्किट, इस सर्किट के हमने इक्वेशंस लिखे थे और वो इक्वेशन क्या है, सो दिस इज द, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी सर्किट से एक इक्वेशन अगर मिल गया है तो हम उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाएंगे। तो हमें जो गिवन, देखो ये दिस इज द सर्किट ना, इसी सर्किट को यूज करके हमने ये इक्वेशन निकाला था, P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। सो दिस इज द इक्वेशन। अब देखो हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो इनपुट आउटपुट टेबल के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इस स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने स्टेटमेंट है, एक P है और एक Q है, क्योंकि नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q तो P से ही डिराइव होता है ना। तो जो भी स्टेटमेंट गिवन होंगे हम उसको एक दो कॉलम में लिख देंगे, P एंड Q। अब हम क्या करेंगे, उसके नीचे P और Q के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हमारे पास दो स्विच होंगे या फिर दो स्टेटमेंट होंगे तो उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है चार टोटल कंडीशन हो सकते हैं। क्या, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू एंड दोनों फॉल्स। मतलब यहाँ पे 1 क्या है, ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर हमारे पास दो स्विच है तो एक कंडीशन है कि दोनों स्विच ऑन है, दूसरा कंडीशन है एक पहला स्विच ऑन है दूसरा स्विच ऑफ है, तीसरा कंडीशन है पहला स्विच ऑफ है दूसरा स्विच ऑन है एंड चौथा कंडीशन है दोनों स्विच ऑफ है। अब हमें क्या, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल गए। अब हमें देखो, हमें इक्वेशन को देख के निकालना है कि हमें चाहिए क्या क्या। तो हमें P चाहिए और Q चाहिए, तो वो हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ P चाहिए एंड नेगेशन ऑफ Q चाहिए। तो हम एक कॉलम बनाएंगे नेगेशन ऑफ P का, दूसरा बनाएंगे नेगेशन ऑफ Q का। देखो अब नेगेशन ऑफ P क्या होता है कि जो भी P की वैल्यू होगी, नेगेशन ऑफ P की वैल्यू उसकी अपोजिट होगी। मतलब यहाँ देखो, अगर P का वैल्यू 1 है तो नेगेशन ऑफ P की वैल्यू 0 होगी। अगर अगेन P की वैल्यू 1 है, नेगेशन ऑफ P की वैल्यू 0 होगी। हमें क्या करना है कि अब इस कॉलम को रेफरेंस में लेना है। तो अब देखो यहाँ पे P की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे P की नेगेशन ऑफ P की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन P की वैल्यू 0, नेगेशन ऑफ P की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेगेशन ऑफ Q। अब यहाँ देखो Q की वैल्यू 1 तो नेगेशन ऑफ Q 0, Q की वैल्यू 0, नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1, नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू 0 एंड Q की वैल्यू 0 एंड नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू 1। तो यहां से हमें नेगेशन ऑफ P मिल गया, अब नेगेशन ऑफ Q भी मिल गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, फाइनली हमें इस पूरे स्टेटमेंट का निकालना है ना ट्रूथ टेबल। तो हमें इसके सभी टर्म का ट्रूथ वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, P एंड Q।
यहाँ पे मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ क्लीन करके। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पी एंड क्यू की वैल्यू एक साथ चाहिए कि पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो अब देखो यहाँ पे हम पी एंड क्यू एक कॉलम लिखेंगे पी एंड क्यू के लिए। तो अब मैं इस सबको इरेज कर देता हूं। अब देखो हमें किसको कंसीडर करना है, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो ये पी है और ये क्यू है, इस दोनों को कंसीडर करके हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि पी एंड मतलब कोई भी दो स्टेटमेंट हो और उसकी, सॉरी यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। दिस इज पी और क्यू, नोट एंड, दिस इज पी और क्यू। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी दो स्टेटमेंट के लिए और की वैल्यू एक ही कंडीशन में ट्रू होती है, सॉरी एक ही कंडीशन में फॉल्स होती है। जब P एंड Q दोनों फॉल्स हो तभी P और Q फॉल्स होगा, बाकी सभी केस में वो P और Q ट्रू होगा। तो अगर देखो ये हम P और Q देखें तो यहाँ पे देखो बस एक ही केस मैंने बताया था ना कि जब P और Q दोनों ऑफ हो तब P और Q ऑफ होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक कंडीशन है जहां पे दोनों ऑफ है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी सभी जगह पे क्या है, या तो एक ऑफ है या एक ऑन है या फिर दोनों ऑन है। तो बाकी के तीनों केस में ये 1 1 1 हो जाएगा। अब हमें P और Q भी मिल गया। अगला हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो अब हमें फाइंड आउट करना है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो हम क्या करेंगे, अब मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। ये अब देखो हम इस दोनों टेबल, ये दोनों कॉलम को यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो अब मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था मैंने बताया था ना कि किसी भी दो स्टेटमेंट के एंड की वैल्यू ट्रू तभी होती है जब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हो, बाकी सभी केस में फॉल्स होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे 1 और रेस्ट सभी केस में हम 0 0 0 कर देंगे। तो ये हमें मिल गया P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस स्टेटमेंट का जो P और Q है इसका और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इस दोनों के ट्रूथ वैल्यू का और चाहिए हमें। यहाँ भी देखो ये बीच में और लगा हुआ है ना, तो हमें यहाँ चाहिए इसकी ट्रूथ वैल्यू और इसकी ट्रूथ वैल्यू, इसका और। तो अब देखो अब हमें कौन कौन से दो टेबल को कंसीडर करना है। अब हमें कंसीडर करना है इस दोनों टेबल को और हमें इसका और निकालना है, इस दोनों टेबल का हमें और निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि और के लिए अगर दोनों कॉलम में अगर वैल्यू 0 है तो इसके जो और की वैल्यू होगी 0 होगी, या फिर नहीं तो बाकी सभी केस में 1 होगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो मतलब दोनों में 0 नहीं है तो ये 1 हो जाएगी। अगेन 1 0 तो ये भी 1, अगेन 1 0 तो ये भी 1, 0 1 तो ये 1। सो दिस इज द फाइनल इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ द गिवन सर्किट। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दिए गए या फिर कोई भी सर्किट का डायग्राम दिया गया हो, जैसे इस केस में क्या था, आपको यहाँ पर ये सर्किट दिया गया था, देखो ये सर्किट डायग्राम दिया गया था ना, और इस डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पहले इक्वेशन लिखने थे और उस इक्वेशन को यूज करके हमें उसके इनपुट आउटपुट टेबल बनाने थे। तो सर्किट के क्वेश्चन से इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जहां पे आपको सर्किट का डायग्राम दिया जाएगा, आपको सर्किट को स्टेटमेंट के यूनियन और नेगेशन में एक्सप्रेस करना होगा और फिर उसके इनपुट आउटपुट टेबल बनाने होंगे, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं और उसके ट्रूथ टेबल को हम बनाएंगे खुद से। इस टेबल को रेफरेंस में नहीं लेंगे, मैं आपको अलग से एक ट्रूथ टेबल बना के दिखाऊंगा ताकि आपको मालूम चले कि हम ट्रूथ टेबल बनाते कैसे। तो सबसे पहले जो सर्किट हमें दिया गया है, सपोज दिस इज ए सर्किट गिवन टू अस, और अब मुझे क्या करना है, इसका एक इक्वेशन लिखना है, मतलब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सभी स्विच को ना PQR से इक्विवेलेंट कर लेंगे। हम मानते हैं सबसे पहले
P is equals to switch S1, Q is switch S2 and R is switch S3। तो अगर इस प्रकार से हमें स्विच S1, S2, S3 का वैल्यू मिल गया है, तो देखो अब इसमें क्या है, S1 डैश है और S2 डैश है। तो इसको यूज करते हुए S1 डैश की वैल्यू क्या होगी, S1 डैश विल बी इक्वल्स टू, कौन बताएगा, व्हाट विल बी S1 डैश। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी भी स्विच की डैश लगे हो तो क्या डिनोट करता है, negation, यस वेरी गुड, Negation P। नेगेशन। तो अगर S1 is equals to P, then S1 dash will be negation of P. So this will be negation of P. Similarly, S2 dash will be negation of Q. अब इस स्विच में जितनी भी चीजें हैं हम उसको PQR में डिनोट कर चुके हैं। अब हम देखो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये दोनों स्विच आपस में सीरीज में है, हम S1 यहाँ पे है, हम लिखेंगे P, और कोई भी दो स्विच जब सीरीज में होता है हम उसको एंड से डिनोट करते हैं, तो P एंड दिस इज S2, सो दिस विल बी P एंड Q। ये एक लाइन में है, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखो बाकी जो दूसरे हैं ये इसके पैरेलल में है ना, S1 डैश एंड S2 डैश ये पैरेलल में है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम अगर और ये स्विच जो है ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम सिंबल क्या देंगे, और। जब दो स्विच पैरेलली कनेक्टेड होते हैं हम उसको और से डिनोट करते हैं, जब सीरीज में होते हैं हम उसको एंड से डिनोट करते हैं। अब देखो ये पूरे को हमने और में कंसीडर किया है, अब यहाँ पे भी दो स्विच है और ये दोनों स्विच सीरीज कनेक्शन में है, तो यहाँ पे हम इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, S1 डैश है, S1 डैश के लिए क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P, एंड S2 डैश है और ये सीरीज में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, सो दिस विल बी negation of S2 dash is negation of Q, so we will write here negation of Q। now अब देखो ये क्या है, इस पूरे स्विच का, इस पूरे को अगर हम एक साथ कंसीडर करें और ये स्विच, तो इस पूरे स्विच के साथ ये क्या है, सीरीज कनेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक लार्ज ब्रैकेट में रखेंगे और सीरीज कनेक्शन को हम एंड से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे और दिस इज S3, और S3 को हमने किससे लिखा है, R से लिखा है, सो वी विल गेट R हियर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सर्किट। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपको कोई भी एक सर्किट दिया जाए, उस सर्किट का आप इक्वेशन लिख सकते हैं, yes sir, गुड वेरी गुड। तो आपके जो बाकी के दो एग्जांपल्स हैं ना, उसको मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको क्या करना है कि बिना सॉल्यूशन देखे हुए पहले आप खुद से उसका इक्वेशन लिखेंगे अपने कॉपी में और फिर उसको मैच करेंगे अपने सॉल्व एग्जांपल से। और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही आपको इक्वेशन लिखना आएगा। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें एक बार इक्वेशन मिल गया तो अब हम इस इक्वेशन के ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। तो मैं फाइनली एक बार एक इक्वेशन लिख देता हूं। सो इक्वेशन गिवन टू अस इज P and Q और negation of P and negation of Q in complete bracket and R। अब देखो ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है, हमें अब क्या करना है कि इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखना है ताकि हम इसका इनपुट आउटपुट टेबल बना सकें। तो चलिए इसके लिए मैं एक अलग से फ्रेश टेबल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखो जब भी ना तीन इक्वेशन हो, मतलब P, Q एंड R, तो जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे ना वो 8 होंगे। वो हम कैसे निकालते हैं कि जितने स्टेटमेंट हो 2 टू दी पावर हम उतना लिख देंगे। अगर n की वैल्यू 2 है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर दो स्टेटमेंट है
तो 2 टू द पावर 2 मतलब टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे। अगर 3 स्टेटमेंट है तो 2 द पावर 3, सो वी विल हैव 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जो अब वो कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा। हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 8 रोज ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हम किस प्रकार से किसी भी गिवन सर्किट के लिए कोशिश करना है कि हमें इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाना है। 1 2 6। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों स्टेटमेंट लिख लेंगे, एक एक कॉलम में तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे। सो नाउ वी हैव 3 स्टेटमेंट P Q एंड R। तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को पहले लिखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि तीनों स्विच ऑन है, सो दिस इज वन कॉम्बिनेशन। सेकेंड इज पहले 2 स्विच ऑन है, तीसरा स्विच ऑफ है। थर्ड हम क्या करेंगे, पहले स्विच को ऑन ही रखते हैं, इसको ऑन रखेंगे, इस दोनों को आपस में चेंज करेंगे। तो ये ऑफ है, ये ऑन है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। अभी तक हमें 3 कॉम्बिनेशन मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस दोनों के जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, हम उसको पूरा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी 2 स्टेटमेंट के लिए अगर हम केवल Q और R को देखें तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो क्या क्या, 1 1 1 0 0 1, यहाँ पे 0 0, और हम इसको हम ऑन ही रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले स्विच को ऑन रखते हुए चारों कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब हम पहले स्विच को 4 केस में ऑफ रखते हैं और यहाँ पे फिर सेम 4 इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये दोनों ऑन, एक ऑन एक ऑफ, ये ऑफ ये ऑन, दोनों ऑफ। तो इस प्रकार से हम 4 कॉम्बिनेशन लिखेंगे। वो आपको कैसे मैंने बता दिया कि क्या करना है, पहले स्विच को चारों जगह पे ऑन रखना है और इस दोनों स्विच को यूज करके चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने हैं। फिर इस 4 जगह पे इस स्विच को ऑफ, पहले स्विच को ऑफ रखना है और इस दोनों स्विच को यूज करते हुए चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने हैं। तो ये हमारे टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए जो पॉसिबल हो सकते हैं 2 स्विच के लिए। अब हमें P Q और R की इनपुट आउटपुट वैल्यू मिल चुकी है। हमें अब चाहिए क्या क्या, देखो अब मैं ना कलर चेंज करके बनाता हूं। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए नेगेशन ऑफ P। तो यहां से हमें अब एक कॉलम बनाना है नेगेशन ऑफ P के लिए और दूसरा कॉलम बनाना है नेगेशन ऑफ Q के लिए। हम उसी के कॉलम बनाएंगे जो हमारे इक्वेशन में है। हम बाकी जैसे हमें नेगेशन ऑफ R नहीं चाहिए, हम उसका नहीं बनाएंगे। तो चलो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। सिंपल है, ये जो P की वैल्यू है उसके उल्टी वैल्यू यहाँ रख दो नेगेशन ऑफ P में। तो ये 4 जगह ऑन है तो ये 4 जगह ऑफ हो जाएगा, 0 0 0 एंड 0। इस 4 जगह पे ये ऑन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 1 1 एंड 1। अब देखो Q की नेगेशन ऑफ Q चाहिए, तो यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ 0, ये 0 है ये 1। आपको केवल Q की वैल्यू को देखना है, बाकी किसी की वैल्यू को नहीं देखना है। अभी यहाँ पे 0, दिस इज 1, दिस इज 1, ये 0, दिस इज 1 0, दिस इज 0 1 0 1। हमें अब क्या मिल गया, नेगेशन ऑफ P मिल गया, नेगेशन ऑफ Q मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, P एंड Q की वैल्यू क्या है। अब हम एक कॉलम बनाएंगे P एंड Q के लिए। मैं एक टेबल आपको डिटेल में बना के दिखा रहा हूं, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। देखो अब हमें क्या चाहिए, P एंड Q। तो अब हमें इस दोनों टेबल को कंसीडर करना है, P को और Q को। दिस इज P एंड दिस इज Q। तो P एंड Q में किसी भी 2 स्टेटमेंट को अगर हमें एंड से जोड़ना है तो सिंपली हमें एक चीज चेक करना है, क्या कि एंड की वैल्यू ट्रू कब होती है, जब P और Q दोनों ट्रू हो, उस केस में 1 होगा, बाकी सभी केस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों 1 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमें दोनों 1 1 है, दिस इज 1। यहाँ पे देखो 1 0, दिस विल बी 0, 1 0, दिस विल बी 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 0 0 0 0 0।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है कि पी एंड क्यू। आपको जब ये पता होगा ना कि एंड स्टेटमेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं और स्टेटमेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तभी आप ये कर पाओगे। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि पी एंड क्यू की वैल्यू 1 कब होगी और 0 कब होगी, पी और क्यू की वैल्यू 1 कब होगी और 0 कब होगी। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। एक टेबल और हम एक कॉलम और बना लेते हैं। सो दिस इज नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब हमें इस दोनों कॉलम को देखना है, नेगेशन ऑफ पी वाले कॉलम को देखना है और नेगेशन ऑफ क्यू वाले कॉलम को देखना है। फिर से वही देखेंगे, एंड की वैल्यू 0, बाकी सभी केस में 0 होगी, बस जब दोनों 1 1 होगा तभी 0 नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1, this will be 1 and this is 1, this is 1, so this will be also 1। अब हमें ये दोनों चीज मिल गया। अब हमें देखो ये P एंड Q की वैल्यू मिल चुकी है और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों का और की वैल्यू लेना है। मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, इस दोनों कॉलम का और की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन ब्रैकेट P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, केवल इस दोनों, ये दोनों है ना, ये दोनों कॉलम को कंसीडर करेंगे और हमें और की वैल्यू चाहिए ना। तो और की वैल्यू कब ट्रू होती है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, मतलब दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू अगर 1 है तो P और Q की वैल्यू 1 होगी। एक ही केस है जहां पे दोनों 0 है, तभी ये दोनों स्टेटमेंट का जो वैल्यू होगा 0 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट, हाँ इसको अभी हम इस टेबल को नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे 1 0, दिस विल बी 1 1 0 1 0 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 1 1 0 1 1। तो हमें अब ये भी मिल गया। फाइनली हमें क्या चाहिए, इस पूरे की जो ट्रूथ वैल्यू है उसका एंड चाहिए R के साथ। तो हम एक फाइनल कॉलम बनाएंगे। So this will be P and Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इस पूरे की कॉम्बिनेशन चाहिए, किसके साथ चाहिए हमें, एंड R चाहिए। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। अब हमें चाहिए ये वाली टेबल और ये R वाली टेबल, बस हमें इसी दोनों कंसिडर करना है। क्यों, ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसकी वैल्यू हमें इस कॉलम से मिलेगी और R की वैल्यू हमें इस कॉलम से मिलेगी। तो अब हमें इसका एंड की वैल्यू निकालना है। सिंपली हमें चेक करना है क्या, कि जब दोनों 1 1 होगा तभी 1 होगा, बाकी सभी केस में 0 होगा। तो देखो यहाँ पे ये 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, सो दिस विल बी 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है और R की वैल्यू 0 है, सो दिस विल बी 0। अगेन यहाँ पे ये वैल्यू 0 है एंड दिस इज 1, सो 0। This is 0, this is also 0, so here it will be 0. This is 0 and it is 1, so it will be 1. This is 0 and 0, so this will be 0. This is 1 and 1,
So this will be 1. This is 1. Here it is 1 and here it is 0. So this will be 0. So इस केस में यहाँ पे 0 है और ये 1 है, तो ये भी 0 ही होगा ना। एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 हो तभी 1 होगा। तो ये देखो, यहाँ जो ये बीच में ये आया है ना, आपके बुक में जो सॉल्व किया हुआ है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये थोड़े से गलत सॉल्व किए हुए हैं। नहीं, सेम ही तो है, 1 1 0 0 0 0 1 1। हाँ ठीक है, ठीक है, दिस इज ओके। और ये हमारा जो मिलके निकल के आया, दिस इज द फाइनल टेबल। और हमें चाहिए क्या थी, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, जो लास्ट कॉलम में जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअल हमारा इनपुट आउटपुट वैल्यू है। तो इस प्रकार से अब आप किसी भी गिवन सर्किट का उसके इनपुट आउटपुट टेबल और इक्वेशंस को बना सकते हैं। ये समझ में आ गया जो मैं अभी आपको टेबल बनाकर बताया? रेज योर हैंड। किन किन बच्चों को ये समझ में आ गया? अगर आगे से आपको कोई भी सर्किट दिया जाए तो आप उसके इनपुट आउटपुट टेबल बना लेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिनको समझ में नहीं आया? ओके, नाउ वो बच्चे अपना माइक ऑन करके मुझे पूछे कुछ जिनको ये चीजें समझ में नहीं आई। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम आज अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभी हम क्या सीख रहे थे कि किसी भी सर्किट को यूज करते हुए हम पहले उसके इक्वेशंस को लिखते थे और फिर हम उसके इनपुट आउटपुट टेबल बनाते थे। अब जो हमारा काम होगा वो उसका रिवर्स होगा। आपको स्विचिंग सर्किट दिया जाएगा और उसको यूज करते हुए आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। मीन्स यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए स्विचिंग सर्किट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। मतलब जो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि लॉजिक कनेक्टिव से जुड़े हुए होंगे। तो इसका सिंपल सा यूज है कि हम उस स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सॉल्व करते चलेंगे और हमारा स्टेटमेंट बनता चलेगा। वो कैसे, देखो मैं आपको एक पहला एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। The first example is given to you is P or negation of P and Q। इसको ये देखो, स्मॉल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट में ऊपर में बताया था ना किस प्रकार से यूज होगा। मैं अभी उसको डायग्राम में बनाते हुए यूज करके दिखाऊंगा। और ये एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर है, इन स्मॉल ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q एंड R और नेगेशन ऑफ P। ये इस प्रकार से। तो अब हम क्या करते हैं ना कि शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे पहले कि P, Q और R इसको हम एक स्विच दे देंगे, डिनोट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P इज स्विच S1, Q इज स्विच S2 एंड R इज स्विच S3। तो यहाँ पे जहां भी नेगेशन आएगा वहां पे हम S1 डैश कर देंगे। तो नेगेशन ऑफ P विल बी इक्वल्स टू S1 डैश, negation of Q will be equals to S2 dash। हमें negation of R चाहिए नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अब देखो हम इसका सर्किट डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, P एंड, तो एक स्विच हम बना लेते हैं यहाँ से। दिस इज, यहाँ पे एक वायर आएगा एंड दिस इज स्विच S1। हमें ये क्या है, P और है ना, तो और मतलब पैरेलल कनेक्शन। तो हम इस स्विच को एक साथ रख लेंगे। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि दोनों अलग अलग एंड से अलग अलग स्विच आते हैं, अलग वायर, मतलब एक लाइन में नहीं होता है, वो दूसरे लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये और का मतलब हो गया पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में भी हमें दो स्विच चाहिए, एक नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब ये दोनों स्विच क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम दो स्विच बना देंगे, एक ये स्विच हो जाएगा और सीरीज कनेक्शन में एक और स्विच हो जाएगा ये, और इसको हम इस प्रकार से यहाँ जोड़ देंगे। ये दो स्विच हो गया। अब ये दो स्विच कौन सा है, दिस इज नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, सो दिस इज S1 डैश, और ये Q, सो दिस इज S2, सो दिस विल बी S2। अब देखो ये लार्ज ब्रैकेट है ना, मतलब इस दोनों स्विच के एक साथ रहेंगे और इस दोनों के एक स्विच के साथ एक साथ दोनों तरफ एक वायर निकलेगी।
अब हम वापस चलते हैं, फिर से हमें इस स्विच के साथ अब एक चीज को कनेक्ट करना है। अब देखो ये और है, मतलब इस दोनों के पैरेलल कनेक्शन एक आएगा नीचे इस प्रकार से, यहां पे आ गई। अब देखो इस और के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर अब क्या है, देखो सबसे पहले नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ये दोनों स्विच आपस में क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। तो नेगेशन ऑफ क्यू मतलब यहां से एक स्विच बनाएंगे हम, दिस इज स्विच 1, और ये एंड है तो ये सीरीज कनेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। यहां पर एक हम स्विच बनाएंगे इस प्रकार से, और इस यहां पे, और इसको हम एक नाम दे देंगे। सो दिस इज फर्स्ट स्विच नेगेशन ऑफ क्यू, और नेगेशन ऑफ क्यू क्या है, S2 डैश। यहाँ पे ये देखो ये नेगेशन ऑफ क्यू है ना, सो दिस विल बी S2 डैश, एंड दिस इज R, सो दिस विल बी S3। अब देखो ये दोनों स्विच और में है नेगेशन ऑफ P से, केवल हम इस दोनों स्विच को अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे अभी हम कनेक्शन नहीं देंगे, हम पहले ये स्विच बना लेंगे। दिस इज एक ये स्विच हो गया। अब इसी दोनों स्विच के पैरेलल में नेगेशन ऑफ P होगा, तो हम यहां से एक पैरेलल कनेक्शन लेके आएंगे। इसके पैरेलल यहाँ पे, यहां से एक नीचे आएगा ना ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पे केवल एक स्विच होगा। क्यों, ये देखो यहाँ पे और में केवल एक ही स्विच है, नेगेशन ऑफ P मीन्स S1 डैश। तो यहाँ पे ये जो स्विच हो जाएगा इसका नाम दे देंगे हम S1 डैश। अब क्या करेंगे, हम इसको यहां लाके जोड़ देंगे, क्योंकि इस पूरे स्विच के पैरेलल कनेक्शन में है ये ऊपर वाला पूरा। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको नीचे एक हम बैटरी से जोड़ेंगे, और यहाँ पे एक लैंप लगाएंगे, और इसको हम इस प्रकार से लेके जाएंगे। और देखो सेम इसी प्रकार का डायग्राम आपको यहाँ बनाया हुआ है। देखो दिस इज स्विच S1 हियर, और S1 डैश एंड S2 एक से आपस में सीरीज में है, बट S1 से पैरेलल में है, इसलिए हम यहाँ ऐसे लेके आ गए। वही चीज मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया। फिर हम इसको नीचे पैरेलल में नीचे लेके आएंगे, और यहाँ पे S2 डैश एंड S3 ये सीरीज कनेक्शन में है, और S1 डैश इसके पैरेलल है। हम पहले इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और फिर इस दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे पैरेलली। क्यों, बीच में और का सिंबल था यहाँ पे, ये जो सिंबल है बीच में और का, ये इसलिए हम इसको यहाँ लेके आ रहे हैं। और फाइनली इस दोनों स्विच को हम एक बैटरी से और लैंप से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई भी गिवन स्विच है, उसके कोई भी अगर गिवन सर्किट डायग्राम दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डायग्राम बना सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया। तो क्या आप सभी इस डायग्राम को बना सकते हैं, रेज योर हैंड। कौन कौन लोग किसी भी इक्वेशन से उसके डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए वेरी गुड। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और फिर हम आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। यस, चलो हम सेकंड एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। डायग्राम ऑलरेडी आपके सामने बना हुआ है, बस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के डायग्राम हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कैसे। तो हमारे जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो क्या है, P एंड Q एंड R, और इन लार्ज ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P, और इन स्मॉल ब्रैकेट Q एंड नेगेशन ऑफ R। ये स्मॉल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट को ध्यान में रखना है, ताकि हम सबको एक साथ उसको पैरेलल कनेक्शन में लेके आ पाए। तो देखो अब सिंपली हम वही करेंगे, P को हम इक्वेट कर देते हैं स्विच S1 से, Q को स्विच S2 से, और R को स्विच S3 से।
अब देखो पहला क्या है, P एंड Q एंड R, मतलब ये तीन स्विच है, तीनों स्विच आपस में सीरीज कनेक्शन बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्विच बनाया हमने, फिर सीरीज कनेक्शन में एक और स्विच बनाएंगे इस प्रकार से। किया, हमें तीन स्विच मिल गए ना, दिस इज स्विच S1, दिस इज स्विच S2 एंड दिस इज स्विच S3। ये तीनों क्या है, आपस में सीरीज कनेक्शन में है। और अब इस तीनों स्विच को इसके पूरे के पैरेलल बनाना है, तो हम नीचे पहले क्या करेंगे, इस स्विच को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको दोनों को आपस में पैरेलल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ P, और तो पहले एक स्विच बनाएंगे हम यहाँ पे, जो केवल एक स्विच होगा, दिस इज नेगेशन ऑफ P, मतलब S1 डैश, और ये और में है, मतलब ये दोनों स्विच के पैरेलल है, तो हम इसके एक पैरेलल स्विच बना लेते हैं। जब भी लार्ज ब्रैकेट में कोई दिया गया होगा ना, उसको आप सेपरेटली ड्रॉ करेंगे और फिर एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो हम पहले इस लार्ज ब्रैकेट के स्विच को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, Q एंड नेगेशन ऑफ R, तो P के पैरेलल में ये दोनों स्विच है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक स्विच, दिस इज Q, मतलब, और दूसरा एक स्विच ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये एंड है ना यहाँ पे, तो ये सीरीज कनेक्शन होगा। तो हम इस दोनों को पहले बना लिए पैरेलल कनेक्शन, और दिस इज क्या है, दिस इज Q, Q मीन्स S2 एंड नेगेशन ऑफ R मीन्स S3 डैश। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखो ये एक पूरा स्विच सीरीज है और ये एक पूरा सीरीज है, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम इसको इस प्रकार से पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, मतलब हम इस तीनों को पहले ऐसे जोड़ देते हैं, और ये क्या है, आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो हम इसको इस प्रकार से एक बैटरी में लाके जोड़ देंगे। यहाँ पे एक लैंप लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये तीनों चीज आपस में पैरेलल कनेक्टेड हो गए, और ये तीन आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे और लगा हुआ है ना। दिस इज द फाइनल सर्किट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, एक 10 क्वेश्चन का भी मतलब कुछ जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको छोड़ के जो नए टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्विज के फॉर्म में। तो आपको बस आंसर करना है। सो आपके सामने क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ ओपन सेंटेंस व्हाई ही इज ए टॉल नॉट कंसिडर्ड लॉजिकल स्टेटमेंट।
ये एक स्टेटमेंट लॉजिकल क्यों नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? कि जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और हम इस प्रकार के स्टेटमेंट को बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। और जो भी ओपन स्टेटमेंट होता है हम उसको लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। रीजन बिहाइंड, इसके ट्रूथ वैल्यू डिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था। Which of the following is the symbolical representation of De Morgan's law for disjunctions? आपको ये ध्यान देना है, कंजंक्शन के लिए एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है और डिसजंक्शन के लिए एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो which option represent the De Morgan's law for disjunction? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी श्योर? बी, बी। कंफर्म हो लो, इसलिए मैंने आपको बोला है कंजंक्शन और डिसजंक्शन के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। कंजंक्शन किसको कहते हैं, किस सिंबल को कहते हैं? एंड को। और डिसजंक्शन किसको कहते हैं? और को। तो किस ऑप्शन में और का Option- स्टेटमेंट है? ऑप्शन सी। यस, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बी और सी के बीच में? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? कि डी मॉर्गन्स लॉ फॉर डिसजंक्शन मींस negation of P or Q, or negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. So this is the De Morgan's law for disjunctions. इसलिए मैंने आपको एक क्विज रखा है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, कंजंक्शन डिसजंक्शंस का क्या होते हैं। ओके, सो अ स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is false for all possible combination, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। यस, कॉन्ट्रडिक्शन। जब भी ट्रूथ वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉल्स होते हैं हम उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी हम स्विच के लिए पढ़े थे ना, इफ टू स्विच S1 and S2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, which logical connective represent this arrangement? डिसजंक्शन और। यस, तो जब भी दो स्विच पैरेलली कनेक्टेड हो तो हम उसको और से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड और इज कॉल्ड एज द डिसजंक्शन। सो दिस इज द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आज ये पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हुई या फिर बहुत मुश्किल हुआ समझना? आप मुझे ये बताइए अब किन किन बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये हमारा 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चे हाथ खड़ा करिए जिनको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है। किसी को भी नहीं? अच्छा, वो बच्चे मुझे आप हाथ खड़ा करिए कि इस चैप्टर का अगर मैं अगले वीक आपका टेस्ट लूं तो आप सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रेज योर हैंड। अगर मैं नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट लूं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट सभी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए, इस चैप्टर का ये हमारा आखिरी क्लास है। हम अगली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर 2 मींस मैट्रिक्स। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि जस्ट एक क्विक मतलब थोड़ा बहुत आप अपने बुक से मैट्रिक्स देख के आइएगा कि क्या होता है, और फिर हम वहां डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है? आपके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं ना अभी, आप सभी बच्चों के? नहीं सर। ओके, तो स्कूल में अभी कोई भी चैप्टर पढ़ाया नहीं जा रहा है?